श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपका रेडियो साथी हर्षित जोशी और आप मुझे सुन पा रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम पर। और मैं हूँ दोस्तों सुनीता भास्कर और आज हम हर्षित एक बहुत ही शानदार वार्ता स्टूडियो में करने वाले हैं और एक बहुत ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं। आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया और इस बहाने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत उत्तराखंड की मैती आंदोलन के प्रणेता कल्याण सिंह रावत जी आज हमारे विशेषज्ञ थे, जिन्होंने जनजातीय मुद्दों पर बहुत विस्तार से बात रखी। मैती आंदोलन पर बहुत सारी बातें हुई, तो अब हमने सोचा कि जो चीज़ें छूट गई हैं उन पर क्यों न बात की जाए। तो हर्षित बताओ आज क्या विषय हमने चुना है बातचीत के लिए। जी, मैम हम सबसे पहले तो यही विषय सोचते हैं कि हमारे जो बुग्याल हैं या जो हमारे धारे हैं या जो हमारे नौले हैं या जो हमारी प्राकृतिक वन संपदा है, उस पे किस प्रकार से कार्य हो या उन्हें संरक्षित रखने के लिए किस प्रकार कार्य किया जाना चाहिए? बिल्कुल, हम सोच रहे थे कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे कल्याण जी से, लेकिन उन्होंने हमें सुझाया कि बुग्याल दिवस जो है वो सितंबर में मनाया जाता है और हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम बहुत सारे दिवस मनाते हैं रेडियो में। इवन हम वेटलैंड्स डे तक मनाते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे दिवस जो कि हमारे वन्य जीव संरक्षण से जुड़े हुए हैं, लेकिन बुग्याल दिवस की जानकारी हमें नहीं थी। आज पहली बार हमें मालूम चल रही है, तो आज हम दोस्तों अपने बुग्यालों को जानते हैं कि बुग्याल जिनकी खूबसूरती हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, क्या ये बुग्याल मैन मेड होते हैं या ये नेचुरली बने हुए होते हैं? ये क्यों हमारी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ज़रूरी हैं? इन बुग्यालों की कहानी आज सुनते हैं कल्याण सिंह रावत जी से। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका रेडियो स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद आपके लिए। जी, कल्याण जी आप पहले भी रेडियो में आ चुके हैं। आपको हाँ डी.लिट की उपाधि जब विश्वविद्यालय ने अपने दीक्षांत समारोह में दी थी, तब भी हमने बहुत लंबी वार्ता आपसे की थी जी जी और मैती आंदोलन के बहाने हम सब आपको जानते हैं। जी। आपने बुग्यालों का मुद्दा छेड़ा। हम खुद भी बहुत नहीं जानते हैं बुग्यालों के बारे में। ज़रा विस्तार से बताएं आज हमारे सुनने वालों को कि बुग्यालों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है? बुग्याल होते क्या हैं? हाँ, बुग्याल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बुग्याल हमारे उत्तराखंड के हम कहेंगे कि देवताओं के आंगन हैं। और देवताओं के आंगन में जीवन के जो आधार हैं वो मौजूद हैं। जैसे जैसे अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, हिमालय की तरफ, तो जब हम लगभग 3,000 3,500 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो बुग्याल शुरू हो जाते हैं। वहाँ तक पेड़ हमें दिखाई देंगे। उसमें खरसू के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, भोज के पेड़ हैं, ये सब दिखाई देते हैं। और इसके बाद एकदम से सारा ये पेड़ समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद घास के मैदान शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से पेड़ समाप्त होते हैं, उसे हम ट्री लाइन कहते हैं, अच्छा। वृक्ष रेखा। और उसके बाद फिर घास के मैदान शुरू हो जाते हैं और ये घास के मैदान बड़े विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। कहीं ढलुए मैदान हैं, कहीं सीधे मैदान हैं, कहीं बहुत खड़े मैदान हैं। इस तरह से ये मैदानों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है हिमालय की तरफ। और इन्हें हमारे यहाँ बुग्याल कहते हैं, अच्छा। क्योंकि इस भूभाग में ज़्यादातर बुग्गीदार घास होते हैं। और बुग्गी का मतलब होता है बुग्याल। एक वो शब्द जो बुग्गी शब्द है वो हमारे पहाड़ से आया है और उसको नाम हमने बुग्याल नाम दिया है। अच्छा, तो ये बुग्याल, घास कुछ अलग तरह की होती है, मोटी-मोटी ऐसी हाँ, बुग्गी? ये घास जो होती है ये होती तो हमारे यहाँ की जैसी घास होती है, लेकिन मुलायम घास होती है। हुँ। और हर बार जब ये फैलती है वहाँ उनमें फूल खिलते हैं, फिर वो मुरझा जाते हैं, फिर वहीं उनकी तह बिछ जाती है। अच्छा, वो तो बड़े भी होते हैं, ये वाली घासें बड़ी होती हैं या छोटी-छोटी ही रहती हैं? नहीं, ज़्यादा बड़ी घास नहीं होती है, वहाँ बहुत छोटी। छोटी छोटी घास होती है। हुँ, अगर उन बुग्यालों में आप चलेंगे तो हुँ। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप डनलप के गड्ढों में चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो बड़ा आनंद आता है उन बुग्यालों में चलने में। और वो हुँ। बुग्याल जो हैं पूरे जड़ी बूटी के भंडार हैं। ओह! और इन बुग्यालों को हमारे यहाँ विशेषकर बुगी नाम से जाना जाता है और इनको अच्छा। हम बुग्याल कहते हैं। जी। और इन्हीं बुग्यालों को हिमाचल प्रदेश में फुलटिया वन कहते हैं। अच्छा। और एक और शब्द उसमें है कि ये कहीं कहीं इसको थच भी कहते हैं। अच्छा। अगर आप कश्मीर में चले जाएं तो इनको मर्ग कहते हैं। अच्छा। जैसे आप गुलमर्ग का नाम सुना होगा, तो वहाँ इन्हें मर्ग के अच्छा। नाम से जानते हैं। तो अच्छा। हिमालय के इन घास के मैदानों को अलग अलग नाम से अच्छा। पुकारा जाता है। हर्षित एकदम नई जानकारी है ना? हमें लगता था कि बुग्याल सब जगह बुग्याल ही कहा जाता है। जी मैम, जैसे अभी सर ने बताया कि गुलमर्ग काफ़ी
काफ़ी अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, लेकिन हमने कभी इस सापेक्ष नहीं सोचा कि हमारे हुँ, उत्तराखंड में भी ये विशिष्ट जगह हैं या हमारे जो घास के मैदान हैं, हमने कभी इस तरह से नहीं सोचा। क्या बात है। तो सर बताइए फिर कितने बुग्याल हैं हमारे उत्तराखंड में? देखिए, ये बुग्याल का विस्तार हमारे यहाँ पिथौरागढ़ से लेकर और उत्तरकाशी तक फैला हुआ है, हुँ, क्योंकि जो हमारे सीमांत जनपद हैं, हुँ, 6 जनपद ऊपर ही ऊपर, इनमें बुग्याल स्थित हैं। और ये बुग्याल काफ़ी लंबे चौड़े हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन बुग्यालों में कुछ बुग्याल तो इतने लंबे चौड़े मैदान हैं जो एशिया में अपना नाम रखते हैं, जैसे बेदनी बुग्याल। ओह! ये बहुत बड़ा बुग्याल है, कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। और हमारे यहाँ ये बुग्याल जो है, उसके बाद अगर आप और ऊपर की तरफ चले जाएं, 5.5 और 5.5 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर, तो वहाँ फिर ये बुग्याल समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ फिर बर्फ़ दिखाई देती है। उसके हुँ, बाद बर्फ़ का साम्राज्य शुरू हो गया। तो जहाँ से बर्फ़ शुरू हो जाती है और बर्फ़ वहाँ से फिर ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो इस रेखा, काल्पनिक रेखा को हम स्नो लाइन कहते हैं। अच्छा। तो इसको बर्फ़ रेखा होगी। तो आप ये हुँ, समझ लीजिए कि वृक्ष रेखा ट्री लाइन और और स्नो लाइन। बर्फ़ रेखा के बीच का जो भाग है, हुँ, इसे हम बुग्याल कहते हैं। और ये बुग्याल प्रकृति की अनमोल देन है हमारे लिए। बड़ा दुख वो होता है, आश्चर्य होता है कि हमारे अधिकांश लोग, यहाँ तक कि उत्तराखंड के अधिकांश लोग भी बुग्यालों के बारे में अपरिचित नहीं हैं। हुँ, और ये बुग्याल कहेंगे कि हम अगर नहीं होंगे तो ये हमारे जीवन की लिए हम कहेंगे कि जीवन का अमृत खत्म हो गया। ये हुँ, अमृत पैदा करने वाले जी। हैं, अगर आप तो कहें। जड़ी-बूटियों से लेकर बहुत तरह की बायोडायवर्सिटी वहाँ होगी बहुत ज़्यादा। और जीव-जंतु, छोटे कीड़े-मकोड़े इस तरह की पूरा वनस्पति पूरा और वहाँ के संसार ही कुछ अलग होता है। हुँ, और विशेषकर वो जो बुग्याल होते हैं, ये हमारे उत्तराखंड के आप कहेंगे कि ब्यास, चौदास, दारमा घाटी से लेकर और वहाँ से आप ये मुनस्यारी और वहाँ के ऊपर वाले क्षेत्र अगर कहेंगे तो खलिया बुग्याल। हुँ, और बहुत अच्छा बुग्याल है। और बहुत मुलायम किस्म की वहाँ एक प्रकार की घास होती है, मामला घास उसे कहते हैं। हुँ, और ये घास जानवरों के लिए बड़ी मौफिक होती है। अच्छा। ये बताया गया है कि इस घास को बकरियां खाती हैं तो उनकी वो जो ऊन होती है वो बहुत मुलायम हो जाती ओह है। वाह! तो ये घास हमारे यहाँ पाई जाती है। हुँ, और अगर हमारे पिथौरागढ़ के लास्ट जहाँ नेपाल शुरू होता है, उसके बाद जो है बुग्या उद्यान और छिपला कोट, और उसके बाद आप बदिया कोट, अगर आप बागेश्वर की तरफ चले जाएं तो वहाँ सुंदर ढूंगा है, हुँ, खाती है, द्वाली है, ये बुग्यालों के नाम हैं। वाह! और इसके बाद ऊपर आप कुंवारी बुग्याल चले जाएंगे। और हुँ, सबसे ज़्यादा बुग्याल हमारे यहाँ चमोली जनपद में है। अच्छा, बस लगभग 77,800 हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र जो है अच्छा, वो विज्ञान का बुग्याल है। का है। और वहाँ इतने बड़े बड़े बुग्याल हैं जिनमें राजा बुग्याल, नवाली बुग्याल, बैदनी बुग्याल, आली बुग्याल। अब आली दो हैं, हुँ, उसमें थोड़ा भ्रम है। एक है आली बुग्याल हुँ, जो चमोली के देवाल ब्लॉक में पड़ता है। हुँ, और एक है औली बुग्याल जो जोशीमठ से ऊपर पड़ता है, हुँ, जिसमें आपने सुना होगा कि जहाँ वहाँ पर विंटर जो है खेल होते हैं स्कीइंग जहाँ? वगैरह होती है। तो हुँ, दो आली और औली अलग अलग हैं। हुँ, तो ये आली बुग्याल, फिर भूना बुग्याल, उसके बाद जोशीमठ के ऊपर है गुरसों बुग्याल, उसके बाद नवाली बुग्याल। उसके बाद और नीचे चले जाएंगे तो आपका वहाँ से जोशीमठ के पार एक थैंग गांव है। थैंग से ऊपर चढ़ेंगे तो 15 किलोमीटर पर चिनाब बुग्याल, बहुत ही खूबसूरत बुग्याल है। उसके बाद ऊपर चले जाएंगे तो नंदा खाट बुग्याल, उसके बाद नंदा कुंड बुग्याल, उसके बाद रुद्रनाथ बुग्याल, उसके बाद पनार बुग्याल। और उससे और आगे चले जाएंगे तो मनपाई बुग्याल बहुत खूबसूरत है, बंसी नारायण बुग्याल। ये चमोली के बुग्यालों की मैं बात कर रहा हूँ। ओह! उसके अच्छा, बाद अगर आप चले जाएंगे टिहरी की तरफ, हुँ, तो वहाँ पर सबसे बड़ा है पंवाली बुग्याल, जहाँ आपने अगर त्रिजुगी नारायण का नाम सुना होगा, उससे हुँ, आगे एक रास्ता जाता है, हुँ, पंवाली बुग्याल है। वहाँ पर एक दयारा बुग्याल है। हुँ, उसके बाद वहाँ पर सबसे खूबसूरत माना जाता है गिदारा बुग्याल। और उसके बाद कुश बुग्याल, कल्याणी बुग्याल, ये सब टिहरी। और उसके बाद उत्तरकाशी की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर आपका गंगोत्री के ऊपर वहाँ पर फ्यूला बुग्याल, उसके बाद केदार बुग्याल, उसके बाद यहाँ छत्रकुंड बुग्याल। उसके बाद ऊपर आप चले जाएंगे तो
रोएनसारा बुग्याल, और ये जामरा बुग्याल, ऐसे बुग्यालों का संसार फैला हुआ है हमारे उत्तराखंड में। 200 से अधिक बुग्याल हमारे उत्तराखंड में हैं, और ये जड़ी बूटियों के भंडार हैं। ऐसे भंडार हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं यहाँ, दाल से लेकर जो भी चीज़ खाते हैं, इनमें प्रोटीन लगभग 14-15% तक होती है। लेकिन उन बुग्यालों के घास में 24 से 25 ऊपर जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो क्या उसको इंसानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है घास? हाँ, क्यों नहीं। जहाँ तक आप देखें ना, जो हमारे सीमांत के गांव के लोग हैं, वो अपने जानवरों को बुग्यालों में छोड़ देते हैं बरसात के टाइम पर, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद में 1-2 महीने बाद उनको लेने जाते हैं, तो अपने जानवरों को पहचान नहीं पाते हैं। वो इतने तंदुरुस्त हो जाते हैं और वहाँ के घास को खा करके। आप अगर बुग्याल के जो जानवर हैं, उनके गाय का अगर दूध पियेंगे तो आप मुश्किल से पचा पाएंगे, इतनी उसमें ताकत होती है। और वहाँ के जानवरों का जो घी बनता है, दानेदार, खुशबूदार, क्योंकि जड़ी बूटी खाते हैं, खुशबूदार घी, वो उसका आनंद ही अलग होता है। तो ये हमारे बुग्याल हैं। और इन बुग्यालों में विशेषकर अगर देखें तो ये जीवन के आधार, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जीवन के आधार में इनका बड़ा महत्व है। अभी जो हमारे बुग्याल हैं, इनमें जो वनस्पतियाँ होती हैं, तो लगभग प्रकृति ने इन बुग्यालों को अपनी गोद में बसाया है। अगर आप कहेंगे हिमालय है ना, तो हिमालय ने जो सबसे पहले अपने गोद में जो बसाया है, वो इन बुग्यालों को बसाया है कि इनको जिंदा रखना है। ये हिमालय की जिम्मेदारी है कि इन बुग्यालों को अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो जीवन सबका मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए इन बुग्यालों को बचाना है। हिमालय ने अपने गोद में इन बुग्यालों को इस स्थान दिया है। जी बिल्कुल। और तो जब हर्षित, एक सवाल यहाँ से निकल के आ रहा है कि अगर हिमालय के संरक्षण में ये बुग्याल हैं, तो क्या इंसानी हस्तक्षेप वहाँ पर कुछ हुआ है? जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि हर जगह एक इंटरफेयर होता है लोगों का, और छेड़खानी होती है प्रकृति से। तो सिर्फ बुग्यालों तक मानव केवल टूरिज्म के तौर पे पहुँच रहा है, या फिर कुछ खनन, खदान या कुछ इस तरह की अवैध गतिविधियाँ भी वहाँ पे चल रही हैं? देखिए, ऐसा है कि बुग्यालों में जाना मुश्किल होता है। एक आम आदमी बुग्याल तक नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, और वहाँ जाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यानी आपको टेंट ले जाना पड़ेगा, आपको अपने खाना पीने का सामान ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपको कहीं गुफाओं में रहना है। तो एक आम आदमी बुग्याल तक नहीं जा सकता, इसीलिए बुग्याल ज़्यादातर प्रचलित में नहीं है। और ये बुग्याल जो हैं, ये केवल हमारे वन विभाग के अधीन है। अच्छा। अब वन विभाग ने भी इनके संरक्षण के लिए 1 या 2 आदमी रखे हैं, जिनको हम फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं, वो रखे गए हैं। अब एक फॉरेस्ट गार्ड इतने बड़े बुग्यालों तक कहाँ से जा पाएगा? और एक फॉरेस्ट गार्ड के हवाले जो अगर इतने बड़े बड़े बुग्याल के क्षेत्र हैं, उनको वहाँ घूमना भी है। और उनके पास मैंने देखा है कि कई कहते हैं कि सर, हमारे लिए इन बुग्यालों में जाने के लिए उस प्रकार के इक्विपमेंट्स नहीं हैं, हमारे पास वहाँ जाने के लिए संसाधन नहीं है, तो वो कैसे वहाँ गश्त करेंगे? और विशेषकर जो आपने अभी प्रश्न छेड़ा कि बुग्याल किसके हवाले हैं, मैं कहता हूँ कि बुग्याल ज़्यादातर हमारे आम आदमी से दूर हैं, लेकिन उन लोगों के हाथ में हैं जो वहाँ का दोहन करते हैं। वहाँ से जड़ी बूटियों का दोहन करना है, वहाँ हिमालय से जो बड़े बड़े वहाँ हमारे जीव जंतु हैं, उनका भी दोहन हो रहा है। और आप देखें कि उत्तराखंड ने अपने राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं, वो सारे बुग्यालों से लिए हैं। अगर आप कहेंगे कि हमारे राज्य का राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल। प्रश्न आएगा कि ब्रह्म कमल है। अगर हम कहेंगे कि हमारे राज्य का पशु क्या है, राज्य पशु क्या है, तो वो भी हिमालय से लिया गया है, जिसको कस्तूरा मृग कहते हैं, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ जो पक्षी है, राज्य पक्षी, वो कहाँ से लिया गया है? वो भी हिमालय से लिया गया है, जिसे मुनाल कहते हैं, है ना। राज्य वृक्ष क्या है? वो भी बुरांस है, जो कि बुग्यालों में भी होता है, एक प्रकार का बुरांस, बिल्कुल झाड़ी के नुमा होता है। अच्छा। आप उसे कल्पना नहीं कर सकते कि बुरांस है। अच्छा। क्योंकि प्रकृति ने वहाँ के बुरांस को इतना छोटा बना दिया है, वो बिल्कुल जमीन पर लिपटा रहता है। अच्छा, फूल और आते हैं उसमें उसमें? गुलाबी और हर के पीले रंग के फूल लगते हैं। अच्छा। तो वो 3 प्रकार के जो बुरांस है हमारे यहाँ होते हैं। एक तो नीचे घाटी में खूब सुर्ख लाल होते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ेंगे
जैसे तुंगनाथ की अगर उधर चले जाएंगे तो आपको लगेंगे जैसे गुलाब खिले हुए हैं, अरे बिल्कुल वाह! सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग के फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। और अच्छा। उसके बाद और ऊपर चले जाएंगे तो वो रिड्यूस होता जाता है, छोटा होता जाता है, और बुग्यालों तक वो इतना छोटा हो जाता है कि आप उन बुरांस के पेड़ों के ऊपर चल रहे होते हैं। अरे तो वाह! बहुत छोटे छोटे बुरांस होते हैं। तो वाह! हर्षित ये कितनी हमारे अच्छी जानकारी है। वाह! बुग्यालों की हाँ, बड़ी विशेषता है। वाह! तो ये जो जड़ी बूटियां हमारे बुग्यालों में पाए जाते हैं, हुँ, उनमें आप देखिए कुटकी है, हुँ, कुट है, जटामासी है, आपका सालम पंजा है, और इसमें अंद्रयाणी है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हमारे उत्तराखंड में हुँ, इन बुग्यालों में हैं जी। कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सर हमारे जो औषधि अनुसंधान केंद्र हैं, वो कुछ यहाँ लेते हैं जड़ी-बूटी या ये सब अवैध तस्करी ही चलती है? ये देखिए औषधीय जो हमारे केंद्र हैं उनको या तो परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से, हुँ, और ये विशेषकर ये वन विभाग के अधीन है, तो ये संरक्षित क्षेत्र है। और विशेषकर ये हमारे जो नेशनल पार्क हैं उनके अंदर भी ये आते हैं। हुँ, हुँ, जैसे हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क है, हुँ, उधर भी वो आपका एली बुग्याल और उस तरह का वैली ऑफ फ्लावर सब उसी के अंतर्गत आते हुँ, हैं। ये हुँ, हमारे वैश्विक धरोहर भी है। हुँ। बैजनी बुग्या यूनेस्को की साइट में हाँ धरोहर में हाँ, शामिल हैं। ये तो इसको नंदा देवी नेशनल पार्क और जी, जो फूलों की घाटी है, इनको जी, मिला करके हमारा एक जो है ये हमारी एक विश्व धरोहर के रूप में इसको जी। जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये बुग्याल ज़्यादातर हमारे नेशनल पार्क के अंतर्गत है। अगर आप उत्तरकाशी की तरफ चले जाएं हुँ, तो गोविंद नेशनल पार्क है, उसके बाद तुम्हारे गंगोत्री नेशनल पार्क है, इधर केदारनाथ वन प्रभाग सेंचुरी है। ये सब बुग्याल भी लगभग उनको संरक्षित क्षेत्र में रखा गया। हुँ, लेकिन मैं अभी बात कर रहा था कि संरक्षण की कौन करेगा, एक आदमी हमने रखा है, वो बुग्यालों तक कहाँ जाएगा। वहाँ तो लगभग बाहर से हमारे तस्कर इधर नेपाल से पिथौरागढ़ होते हुए जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो चमोली और वहाँ के बुग्यालों में जा कर के ये अपना पूरा वही काम करते हैं कि वहाँ की जैव विविधता को दूर नष्ट करना है। कस्तूरी मृग मारे जा रहे हैं वहाँ, जड़ी बूटियों का दोहन हो रहा है, इस प्रकार का चल रहा है। तो यही मैं कह रहा था कि इन बुग्यालों के संरक्षण की आखिर किसके पास है, कौन करेगा इनको। और हुँ, आपको मैं जो बता रहा हूँ कि बुग्याल में सितंबर, अगस्त और सितंबर में अगर आप बुग्यालों में जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान है। मतलब हुँ। उन बुग्यालों में इस प्रकार के फूल खिले रहते हैं कि आप कहीं पर ये कहेंगे कि मैं किसी ऐसे स्थान पर पाँव रखना चाहता हूँ जहाँ फूल ना हो, शायद ही मिलेगा आपको। ओह! सारे रंग बिरंगे फूलों से पूरा बुग्याल जो है वो कहीं पीले फूल हैं, कहीं नीले फूल हैं, कहीं कुछ है। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। उसमें प्रिमुला है, प्रिमरोज है, हुँ, आपका बिस्ट्रोटा है, उसके बाद आप देखेंगे तो ये गुलाबी रंग के छोटे छोटे पॉलीगोनियम है, आपका पोलिनियम है, इन्यूला है, आपका ये नीले रंग का जिसको हम बिस कहते हैं उसको, तो एकोनाइट है, आपका हिमालयी पॉपी जिसको ब्लू पॉपी कहते हैं, वहाँ जब खिलता है चट्टानों पर तो उसकी अपनी अलग ही वो होती है। जैसे जैसे आप ऊपर चलते हैं तो आपको ब्रह्म कमल के बड़े बड़े बगीचे जैसे दिखाई देते हैं, और ऊपर चलेंगे तो फेन कमल, उसके और ऊपर चलेंगे तो हिम कमल बिल्कुल रुई की तरह जमीन से निकले हुए जैसे लगते हैं कि कोई साधु तपस्या कर रहे होंगे। इस तरह का ये बहुत बड़ा जो हमारा जैव विविधता का संसार है ये हिमालय के पास है, और हिमालय ने इसकी सुरक्षा की है। अब जैसे ही अगस्त सितंबर में वहाँ फूल खिलते हैं तो बाहर आ जाती है। अब अक्टूबर के लास्ट तक सारे फूलों से बीज बन जाते हैं। हुँ, हुँ। अब अक्टूबर में जब बीज बनते हैं तो उस समय प्रकृति ने एक नया खेल किया हुआ है कि उसमें वहाँ बुग्यालों में हवाएं चलती हैं अच्छा, ताकि जो बीज बने हैं फैल वो सकें। फैल जाएं दूर तक। कभी हवा इधर से दाएं से बाईं तरफ जा रही है, कभी ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो बीज जो फलियों में बने हैं वो हुँ, फूट करके दूर दूर तक उड़ते हैं और बीजों का डिस्पर्सल होता है पूरे बुग्यालों में। ये प्रकृति का एक नियम है। वाह! उसके बाद जैसे ही नवंबर का महीना आता है तो उसके बाद बर्फ पड़ने लग जाती है, और ऊपर से पूरी बर्फ से पूरा बुग्याल जो है वो ढक ढक जाते जाता हैं। है, और 6 महीने तक वो बुग्याल बर्फ से ढका रहता है। इस बीच जो बीज गिरे हैं जमीन में, अब वैज्ञानिक की भाषा में आपको बोल रहा हाँ, हूँ हाँ, बिल्कुल। कि जो बीज गिरे हुए होते हैं उनको बहुत कम तापक्रम मिलता है, यानी बर्फ में दबे हैं तो हुँ, बर्फ का तापक्रम तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। हुँ, तो इतना निम्न तापक्रम जो बीजों को मिलता है, तो बीजों के अंदर एक जैविक प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं हम चिलिंग प्रोसेस। चिलिंग प्रोसेस का मतलब शून्य ताप में किसी बीज को रखने को। हुँ, तो जब बहुत कम तापक्रम में किसी बीज को रखा जाता है तो उसके अंदर
वृद्धि हार्मोन्स बन जाते हैं, यानी ग्रोथ हार्मोन्स बन जाते हैं। हम्म, अब वो ग्रोथ हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया इसलिए प्रकृति ने की है कि जब फिर से मार्च अप्रैल का महीना आएगा, फरवरी मार्च का महीना आएगा, तो बर्फ पिघलेगी, और बर्फ जब पिघलनी शुरू हो जाएगी तो जो बीज हैं जो अब तक बर्फ में दबे हुए थे उनमें चिलिंग प्रोसेस हुई है, और उनमें अब ग्रोथ हार्मोन्स बन गए हैं। तो उस ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा वो बीज तुरंत जो हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, और एकदम पेड़ जो है 1 हफ्ते में ही पूरा अपना आकार ले लेता है, इतनी तेजी से बढ़ता है। क्यों? कि उन्हें 6 महीने में अपना जीवन चक्र पूरा करना है। उसके लिए प्रकृति ने ये व्यवस्था की है कि इनको 6 महीने तक जो है बर्फ में दबाया जाए, और ये प्रकृति जैसी वहां से बर्फ पिघलती है तो ये सारे पेड़ फिर से खड़े होकर के फिर बढ़ने लगते हैं, फिर इनमें जो है फूल लगने लगते हैं, और फिर अगस्त का महीना आता है, सितंबर का महीना आता है, फिर बुग्याल पूरे फूलों से लगदग बन जाते हैं। तो अभी मैंने बात की थी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम इन बुग्यालों के संरक्षण के लिए भी कोई दिन दें। तो अभी 2 सितंबर को जो है उन्होंने माना है इसको, और उसकी घोषणा भी की है कि उत्तराखंड में बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। और उस दिन बच्चों को बताया जाएगा कि बुग्याल क्या होते हैं हमारे, और ये हमारी कितनी बड़ी धरोहर है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं आपको कि यह बुग्यालों के पौधों में कितने जो औषधीय गुण होते हैं, वो एक एक पौधा हमारे लिए जीवन का रक्षक है। और इस रूप में, क्योंकि बुग्याल कहाँ है? हिमालय में है, और बुग्याल से ऊपर क्या है? बर्फ है, ग्लेशियर है। जब वो पानी पिघल ऊपर से ग्लेशियरों का पानी और बर्फ का पानी नीचे को आता है तो इन बुग्यालों में पहुंचता है। अब इन बुग्यालों में वो पानी उन जो जड़ी बूटियां हैं उनके तत्वों को अपने में लेकर के फिर पानी नीचे को जाता है, और नीचे जाकर के कहाँ मिलता है? गंगा और यमुना की धाराओं में, गोरी काली में, सब वो बुग्यालों का पानी पहुंच गया। अब वो पानी जब गंगा में पहुंचता है तो गंगा तभी तो अमृत है। वो अमृत, बुग्यालों का अमृत जो है गंगा तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? वो हिमालय के जो पानी है, हिमालय ने वो पानी दिया है कि इन बुग्यालों से होकर के चलना है, और सारे पौधों को स्पर्श करके इसके तत्वों को लेकर के और पूरे मानव और पूरे जीवों को जीवन देना है। तो वो ऊपर से वो जब बुग्यालों से होता हुआ पानी नीचे गंगा यमुना की धाराओं में पहुंचता है, तभी ये गंगा यमुना हिमालय से निकलने वाली नदियों में अमृत होता है। और यही अमृत जब आगे जाकर ऋषिकेश और हरिद्वार में पहुंचता है तो उस अमृत को पाने के लिए लोग जो है वहाँ अपने गंगा के पानी को लेकर के अपने घर ले जाने की बात करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि गंगा के इस अमृत स्वरूप को हम बचा नहीं पाए। आज देखिए, हिमालय से ही इतना कूड़ा हम गंगा में डाल रहे हैं, इतने शहरों का सारा सीवेज जो है गंगा में डाला जा रहा है, सारे नदियों में डाला जा रहा है, तो फिर वो अमृत कहाँ रह गया? वो तो विष बन गया, और उस विष को हम अब पूरी दुनिया को देने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। तो हमने गंगा के अमृत रूपी जो स्वरूप है उसको जहर में बदल दिया है। तो ये प्रकृति का दोष नहीं, ये हम लोगों का दोष है कि प्रकृति तो दे रही है लेकिन हम उससे ले नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए, बुग्याल की जो सबसे बड़ी महत्ता है, आपने कहा, एक प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि जब लंका में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और वो ऐसा मेघनाद का बाण लग गया था कि उसको कोई बचा नहीं पाते थे, तो सबसे बड़े वैद्य सुषेण को बुलाया गया कि इनकी जान बचाइए, कैसे इसकी जान बचेगी। सारे दुखी हो गए थे, रामचंद्र जी भी दुखी हो गए थे, सारे वहाँ पर बैठे हुए सब व्याकुल थे कि अब लक्ष्मण जी को कैसे बचाया जाए। तो सुषेण वैद्य ने कहा कि एक चीज़ है, अगर इनकी जान बचानी है तो एक प्रयत्न करना पड़ेगा कि यहाँ से हिमालय ऊपर उत्तराखंड में जाना होगा, और वहाँ अगर कोई संजीवनी ला सकता है तो इनकी जान बचाई जा सकती है। तो कौन जाएगा रातों रात, जो है कौन इतना तेज उड़ करके वहां जा सकता है? तो सबकी नजर हनुमान जी पे पड़ी। तो हनुमान जी बैठे थे, हनुमान जी ने कहा सब मुझे देख रहे हैं तो मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन मैं उस जड़ी बूटी को तो पहचानता ही नहीं हूँ। तो सुषेण वैद्य ने कहा कि उसकी पहचान बताई, इस तरह का जड़ी बूटी होगी, चमक रही होगी, इस तरह की होगी। आप यहाँ से आपको द्रोणागिरी पर्वत पे जाना है, जोशीमठ से आगे जो द्रोणागिरी पर्वत है वहां जाना है, और वहां से आपको संजीवनी लेकर के आना है। तो हनुमान जी चल पड़े, रातों रात वहां से एकदम उड़ करके, वहां पवन वेग से उड़ने वाले हमारे पवन सुत हनुमान पहुंच गए द्रोणागिरी पर्वत पे। और वहां जब देखा उन्होंने रात को कि सारी जड़ी बूटियां चमक रही, अब कौन संजीवनी है, अब वो ढूंढने में लगे।
वो धर्म संकट में पड़ गए कि अगर मैं इस संजीवनी को ढूंढता ही रह जाऊंगा तो हम लक्ष्मण जी की तो जान चली जाएगी और मुझको तो संजीवनी मिल नहीं रही है, ये सारी तो यहाँ संजीवनी जैसी लग रही है, क्या किया जाए। फिर हनुमान जी ने अपना बड़ा बल निकाला, तैयार किया और अपना पूरा बाहुबल निकाल करके उन्होंने कहा कि अब ये कहेगी जिस हिमालय के इस द्रोणागिरी के इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जड़ी बूटियां हैं, उन्होंने उस पूरे पहाड़ को तोड़ करके उठा करके ले करके पूरा पहाड़ उठा करके वो श्रीलंका पहुंच गए और वहां पर इतना बड़ा सारा पहाड़ सुषेण वैद्य के सामने रख दिया। तो सुषेण वैद्य बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि हनुमान जी मैंने जड़ी बूटी मंगाई थी, पहाड़ ने मंगाया था। तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि प्रभु ये पहाड़ है जिसमें जो सारी जड़ी बूटियां हैं, मैं तो पहचान नहीं पाया, आपने जो पहचान बताई थी यहाँ तो सारी जड़ी बूटियां चमक रही हैं, अब आप ही देखिए कौन सी जड़ी बूटी निकालिए। तो सुषेण वैद्य ने जड़ी बूटी निकाल करके और लक्ष्मण जी को सुंघाई तो लक्ष्मण जी एकदम खड़े हो गए और स्वस्थ हो गए। तो फिर सुषेण वैद्य ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आपको अब हिमालय से क्षमा मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने हिमालय का नुकसान किया और हिमालय से क्षमा मांगिए क्योंकि हिमालय हमें जीवन देने वाला है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई कि हम हिमालय को उजाड़ रहे हैं, लेकिन उसका हमने फिर उसका अफसोस भी पैदा किया। तो वो हनुमान जी ने ये किया। तो आज भी मैं आपको बताता हूँ, वहाँ द्रोणागिरी गांव है। हाँ। तो द्रोणागिरी के गांव के लोगों को गुस्सा है हाँ। कि हनुमान जी हमारी जड़ी बूटी लेकर के गए, संजीवनी लेकर के गए। अच्छा। तो आज भी द्रोणागिरी के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते। ओह सच में? हाँ, जोशीमठ से ऊपर आप जाएंगे अच्छा। तो वहाँ हनुमान जी के प्रति श्रद्धा है हाँ। लेकिन वो पूजा नहीं करते हैं। उनको गुस्सा है कि आप हमारा जो संजीवनी है उसका पहाड़ उठा लेंगे। तो वो क्या श्रीलंका में वो पहाड़ अभी मौजूद होगा? हाँ हाँ, पहाड़ अच्छा। मौजूद है। द्रोणागिरी गांव है और द्रोणागिरी के गांव में लोग जो हैं वहाँ सारी जड़ी बूटियों का वो करते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। जी। लेकिन ये जो मैं आपको जो मैंने ये वाकया सुनाया, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे हिमालय की जड़ी बूटियों में कितनी ताकत है और कितनी विचित्र हमारे पास जड़ी बूटियां हैं। अभी देखिए यारसी गंबा जिनको कीड़ा जड़ी के नाम से जाना जाता है, आज 5 लाख किलो के हिसाब से बाजार में बिक रहा है। और यही यारसा गांबू जो होता है ये हमारे पूरे बुग्यालों में होता है। और आजकल बुग्याल जब होता है बरसात में होता है तो सारे गांव के लोगों के गांव का गांव जो है वो बुग्यालों में चले जाता है, वहाँ टेंट लगा करके रहते हैं और यारसा गंबू खोजने पर लगे रहते हैं। और उस कितना वहाँ पर प्रदूषण करते हैं, क्या करते हैं, उनका तो व्यक्तिगत लाभ होता ही होगा, लेकिन उस बुग्यालों का कितना नुकसान होता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इन बुग्यालों को हम कैसे संरक्षित कर सकें, ये हमारी अमूल्य धरोहर हैं और हिमालय ने अपनी गोद में रखा है कि कहीं इनका नुकसान न हो, ये जिंदा रहें ताकि दुनिया जो है जिंदा रह सके। अभी आप जब कोरोना काल हुआ था तब ये सारी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए थे कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तब क्या किया लोगों ने, सारे लोग प्रकृति के संरक्षण में आए और सारे लोग ऊपर हिमालय की तरफ भागे कि जड़ी बूटियां पकड़ो, उसको खाओ, इसकी पत्ती खाओ, फलाने की पत्ती खाओ। इस तरह से हम फिर प्रकृति के शरण में गए कि हमें बचाओ। तो वही बात है, तो एक बड़ी महामारी ने हमें जो है उस ओर लौटाया, लेकिन फिर लोग भूल गए हैं 2 साल बाद फिर वही स्थितियां हैं। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिमालय ने सबसे बड़ा जीवन के आधार को इन बुग्यालों के रूप में अपने पास रखा है और इनको संरक्षण करने की जरूरत है। इस हर आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए, हमें गर्व भी होना चाहिए कि हिमालय की इतनी बहुमूल्य संपदा हमारे उत्तराखंड में हमें सौंपी गई है। और इसी को तभी तो देवभूमि कहा गया ना, कि जो इतने बड़े बड़े बुग्याल हमारे पास है और उस बुग्यालों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी अपने विचित्र हैं। अब कस्तूरा मृग देखिए आप, कस्तूरे मृग जो होता है उस नर के नाभिक में एक थैली होती है जिसमें कस्तूरी नाम का पदार्थ होता है और उसकी खुशबू इतनी होती है कि उस खुशबू के कारण आज उसका जीवन संकट में पड़ा हुआ है। सारे जो तस्कर हैं वो सारे कस्तूरा मृगों को मार करके और वो कई सोने से अधिक भाव में जो है कस्तूरी को बेचते रहते हैं। तो उससे हमारा पूरी जैव विविधता खत्म हो गई, मुनाल नहीं रह गई, ऊपर हिमालय के जो बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं वो समाप्त हो गई। तो ये सब कुछ है। और मैं ये बताऊं कि हमारे प्राचीन काल से लोगों ने इन बुग्यालों को बचाने के लिए
नियम बनाए थे, हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए थे, इनको कितना सम्मान दिया गया था, ये भी आप कह लें जी। कि इन बुग्यालों को में नियम ये था कि जो भी बुग्याल में जाएंगे वो नंगे पांव जाएंगे। हमारे उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी हिमालयी यात्रा होती है, नंदा देवी राज यात्रा, उसमें सारे लोग पैदल यात्रा में जाते हैं, नंगे अच्छा। पांव जाते हैं। अच्छा। लेकिन अब तो सब जूते पहन करके जाने लग गए हैं, लेकिन पहले हमारे जब पैदल यात्रा जाते होती थी थे। सारे लोग नंगे पांव जाते थे। अब इसका वैज्ञानिक क्या कारण था, क्यों कि अब हिमालय के बुग्यालों में आप जा रहे हैं तो आप स्वस्थ होने के लिए, तो आप जब नंगे पांव उन बुग्यालों में चलेंगे ना तो कई जड़ी बूटियों में आपका पांव पड़ेगा, तो आपके पांव की त्वचा जो है उन जड़ी बूटियों के तत्वों को अपने अंदर क्या करेगी, वो करेगी, तो वाकई। एक्यूप्रेशर की बात होगी, तो आप वहाँ स्वस्थ रहेंगे। आप देखिए बुग्यालों में जाने का नियम ये था कि वहाँ कोई वाद्य यंत्र नहीं ले जा सकता है। अच्छा। अभी नंदा देवी राज जात होती है, वहां से आगे सारे ढोल दमाऊ सब बंद हो जाते हैं। ओह। ऊपर कोई आवाज नहीं कर सकता है, नियम था। आप एक दूसरे को आवाज नहीं लगा सकते हैं, आप तेजी से बोल नहीं सकते हैं, आप सीटी नहीं बजा सकते हैं, आप वहां जा कर के आप चटकीले भटकीले कपड़े पहन करके नहीं जा सकते हैं। ये नियम थे। अच्छा। और ये नियम वैसे नहीं बनाए गए थे, बल्कि ये उन बुग्यालों को बचाने के लिए ये नियम प्रतिपादित किए गए थे। आप वहाँ, क्योंकि वहाँ के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका जीवन साधुओं की तरह है। बहुत कम तापक्रम में भी उनके जीवन में जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे साधु कई दिनों तक बिना खाए पिए तपस्या कर लेता है, वैसे वहाँ के पौधे हैं, वो शोरगुल नहीं चाहते हैं, तो वहाँ इसलिए शोरगुल करने की मनाही है। वहाँ के जो जीव जंतु हैं दूर से चटकीले कपड़े देख लेंगे तो भाग जाएंगे, तो उनकी संवेदनशीलता को करने के लिए इस प्रकार के नियम बनाए गए थे। तो कितने हमारे, अगर पुराने के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर प्रकृति को संरक्षण करने का पूरा जज्बा था। और इसलिए आज हमारे बुग्याल जो हैं वो आज तक हमारे धरोहर बने हुए हैं, हमारे पास जिंदा है। ये सारे बुग्याल उत्तराखंड की हमारी बहुत बड़ी विरासत है, इनको बचाने की ज़रूरत है। और ये बुग्याल अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि अभी एक वाय था कि बुग्यालों में अब सुअर भी चले गया। ओह, पहाड़ की सुअर बड़ी तो नीचे समस्या। होता है, हाँ। उसके लिए जलवायु नीचे जंगलों के अंदर माफिक है, लेकिन वो बुग्याल में नहीं रह सकता, उतने ठंड में सुअर नहीं रह सकता है। आपने देखा होगा सुअर के शरीर पे ज्यादा बाल नहीं होते, तो अपने को ठंड से नहीं बचा सकता। तो इसका मतलब ये अब है कि देखिए बुग्यालों का तापमान घट गया है। हाँ, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ये उसका सबसे बड़ा संकेत है। ये तो बहुत अब घातक है। बुग्यालों में अभी बैदनी बुग्याल में मेरी एक रिपोर्ट आई थी कि वहाँ सुअर भी चले गया, अब सुअर दिखाई दे रहे। अब बताइए कि अगर बुग्यालों में सुअर चले जाएगा क्या करेगा वो? आप जानते हैं सुअर की क्या प्रकृति होती है, वो हल लगाता है पूरा उखाड़ के और जड़ी बूटी के जितनी जड़ें हैं उनको खाता है ना। तो जब वो वहाँ पूरे बुग्यालों में जाकर के हल लगाना शुरू कर देगा तो जड़ी बूटियों को नुकसान होगा। ये भी हो गया। दूसरा क्या हो गया, बुग्यालों पर संकट एक और क्या आ गया कि बुग्याल कहाँ है, ग्लेशियरों के बीच में, इधर से भी ग्लेशियर है, इधर से भी ग्लेशियर है, और उसके बीच का जो मैदानी भाग है उसमें बुग्याल हैं, पेड़ पौधे हैं। अब बर्फ क्या हो गया, बर्फ इतनी तेजी से पिघल रही है कि इधर का ग्लेशियर भी खत्म हो गया, इधर का ग्लेशियर भी खत्म होते होते पीछे खिसक गया। अब जहाँ बुग्याल था जिसके दोनों तरफ ठंड था, ठंड वातावरण था, ग्लेशियर थे, अब ग्लेशियर तो रह नहीं गए। अब वहाँ बुग्यालों के पेड़ पौधों को उगने के लिए, सरवाइव करने के लिए अब उचित जलवायु नहीं रह पाई है। तापक्रम बढ़ गया क्योंकि वो ठंडा बुग्यालों के जो ग्लेशियर थे उनसे मिलता था। अब वो ग्लेशियर तो पीछे चले गए। अब बुग्याल में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं या तो पीछे की तरफ सरकेंगे, तो वहाँ उनका सरकना बहुत मुश्किल है, या तो हवा के द्वारा कुछ बीज ऊपर चले गए तो वो पैदा हो सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है। और ये वहाँ के लगभग एक दिन में 26 प्रजातियां लुप्त होती जा रही हिमालय। तो इस प्रकार से हिमालय पर बड़ा संकट छाया हुआ है। और ये बुग्याल भी अगर हमने समय रहते इनके ऊपर काम नहीं किया, इनको संरक्षण की बात नहीं की, तो ये भी हमारे हाथ से चले जाएंगे। और फिर हमारे कहा गया कि ना, अगर जब प्रलय हुई थी तो प्रलय में एक ही आदमी बचा था जो हिमालय में खड़ा था। आपने वो सुना होगा कि प्रलय में एक आदमी सारी दुनिया का प्रलय देख रहा था और वो हिमालय में खड़ा था, यानी हिमालय से ही फिर जीवन की शुरुआत हुई है। तो वही बात है कि अगर हिमालय के बुग्याल ये नहीं रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा
कि हम फिर कोई दवाई हमारे पास नहीं होगी और ऐसे संकट, कोरोना जैसा संकट फिर आ गया, क्योंकि ऐसे ऐसे खतरनाक वायरस इस पृथ्वी पे हैं, वो कभी भी अपना साम्राज्य फैला सकते हैं। तब सारी जो एलोपैथी है, सारी हमारी वो है चिकित्सा, उस सारे देखते रह जाएगी धराशायी हो और हम जाएगी। कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये सब बिल्कुल। कुछ हमें देखना होगा और अपनी बिल्कुल। नई पीढ़ी को हमें इसके बारे में जी। बताना होगा। जी। हर्षित, इतने शानदार व्याख्यान के बाद क्या कहना है आपको? मैं तो मौन हूँ, निरुत्तर हूँ। मेरा तो मैम हमेशा से यही कहना है हाँ। रहता है कि उत्तराखंड को वही लोग अधिक जान पाते हैं जो उत्तराखंड के विषय में पढ़ रहे हैं या उत्तराखंड के जो इतिहासकार हैं। और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो एक जियोलॉजिस्ट या फिर पर्यावरणविद जो है वही उत्तराखंड की विशेषताओं को बता सकता है। तो ये तमाम जो जानकारियाँ हैं वो एक आम नागरिक को पता होनी चाहिए, एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। तो इसमें विद्यार्थी के साथ साथ सरकार को भी भूमिका निभानी चाहिए कि इसको आपने अनिवार्य शिक्षा के रूप में किताबों में लाए या कॉलेज की शिक्षा के रूप में उसको लेकर आए। बिल्कुल, आपने संस्थानों की बात की तो एक बड़ा गैप है संस्थानों में, और जो एक्टिविस्ट लोग काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग, तो बाकी विश्वविद्यालयों वाला गैप तो है ही है। इस तरह के व्याख्यान अगर स्कूलों में सिलसिलेवार कर दिए जाएँ, तो आज हम कितना खुद से कितना झकझोरा है सर की बातों ने हमें, कितना हम अंदर से महसूस कर रहे हैं कि भई सूअर जब विद्यालयों में पहुँच जाएगा, हम अपने खेतों के हालात देखते हैं कि क्या खुदाई करके कैसे हालात हो जाते हैं। तो वाक़ई एक बहुत बड़ा संकट है। कल्याण सिंह रावत जी, इतनी समृद्ध वार्ता के लिए, हम सबको जगाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, जी। तो हर्षित, विदा लेते हैं अपने दोस्तों से भी। बिल्कुल। दोस्तों, अगर ये बातचीत पसंद आई हो, अगर का तो मतलब ही नहीं है, अगर आपको ये जानकारी ने थोड़ा-सा भी झकझोरा हो, तो आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे हेलो हल्द्वानी रेडियो को आप हमारे ऐप के ज़रिए भी सुन सकते हैं। तो अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से जाके आप हेलो हल्द्वानी का ऐप इंस्टॉल कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल से भी सुन सकते हैं। और अगर आप हल्द्वानी शहर में रहते हैं, तो कार में या रेडियो में भी हमारा रेडियो सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक, 4:30 बजे तक सुन सकते हैं। तो हर्षित के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।